और चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली में कई बैठकों में वो शामिल होंगे। सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए समय मांगा गया है और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू का दिल्ली का दौरा है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा जब सीएम सुक्खू दिल्ली आए हैं, केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा को और तेज करने के लिए, विकास और तेजी से हिमाचल प्रदेश में हो, उसके लिए फंड की डिमांड भी कई केंद्रीय मंत्रियों से की गई है। कई रणनीतियां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखी हैं और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय मांगा गया है और सीएम सुक्खू एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का समय उन्होंने मांगा है। कई बैठकें रखी गई हैं जिन बैठकों में उन्हें शिरकत करनी है। बड़ी खबर निकल कर आई है और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन पर मौजूद है। रणबीर, दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम सुक्खू और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय मांगा गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं रणबीर? क्या देखिए जैस्मिन, जो अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी निकल कर आई है, प्रधानमंत्री समेत जो अन्य केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात का समय मुख्यमंत्री ने मांगा है। बजट सत्र से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि हिमाचल को आर्थिक मदद की दरकार है। उसको लेकर जो है बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे और जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको लेकर जो है मुख्यमंत्री केंद्र से सहयोग मांगने के लिए पहुंचे। अब देखना होगा कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। पीएमओ से जब समय मांगा गया है प्रधानमंत्री से मुलाकात का, उसको लेकर जो स्थिति जो है कुछ देर में स्पष्ट होने की उम्मीद है। लेकिन ये भी बताते चले कि जिस तरह से बजट सत्र आ रहा है, सुक्खू सरकार का ये पहला बजट सत्र है और विधानसभा की अगर हम बात करें, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है और चीफ व्हिप का पद जो है खाली चल रहा है और कैबिनेट विस्तार भी होना है। तो इसको लेकर भी ये जानकारी निकल कर आई है कि जो कांग्रेस के आला नेता है उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और इन सभी मसलों पर जो है चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। और यहाँ पर निगम बोर्डों में भी जो कांग्रेस के नेताओं की ताजपोशी होनी है, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर संभव है। और मुख्यमंत्री का जो आज का कार्यक्रम है वो दिल्ली में दोपहर बाद तक रहेंगे और शाम को मुख्यमंत्री धर्मशाला चले जाएंगे। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे सीएम सुक्खू, तो उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात तय की गई थी। आज क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कौन केंद्रीय मंत्री हैं, किस विभाग के मंत्री से वो मुलाकात आज कर सकते हैं? देखिए जैस्मिन, अभी जो है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पिछले कल भी मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत की गई थी इसको लेकर कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से समय जो है मांगा गया है, लेकिन अब तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पिछली बार भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो एकदम से बनता है, लेकिन वहां पर दिल्ली में जो हिमाचल सरकार के अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो केंद्रीय मंत्री है उनसे जो है मुलाकात के लिए समय मांगा जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री अभी हिमाचल सदन में और कुछ ही देर में वो निकलेंगे और केंद्रीय कुछ मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। जैस्मिन, ठीक है रणबीर, नजर आप बना के रखिए। बजट सत्र से पहले सीएम सुक्खू का ये दिल्ली दौरा अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। पीएमओ से भी मिलने का समय मांगा गया है। जानकारी लेते रहेंगे और आपको बड़ी खबर बता दें कि सीएम सुक्खू दिल्ली में मौजूद है, हिमाचल सदन में वो पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के आला नेताओं से उन्हें मुलाकात करनी है और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का समय मांगा गया है। आगे बढ़ेंगे और आज दिल्ली से सीधे कांगड़ा का रुख करेंगे सीएम सुक्खू। शाम 7:30 बजे वो धर्मशाला पहुंचेंगे। कल होने वाले श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है। साथ ही पालमपुर में आयोजित राज्य स्तरीय होली उत्सव में भी वो शिरकत करेंगे। तो अहम जानकारी, दिल्ली से सीधे कांगड़ा जाएंगे सीएम सुक्खू। शाम 7:30 बजे हवाई मार्ग से वो कांगड़ा के धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां पर कल
पंडित श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें शिरकत करनी है। इसके अलावा पालमपुर में होली समारोह में वो शिरकत करेंगे। दिल्ली से कांगड़ा का रुख करेंगे सीएम सुक्खू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद सीधे कांगड़ा के धर्मशाला जाएंगे, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खासतौर पर होली समारोह में शिरकत करनी है उन्हें। इसके अलावा पंडित श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में भी उन्हें शिरकत करनी है और सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विचित्र का ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, शाम 7:30 बजे धर्मशाला लैंड करेंगे सीएम सुक्खू। किस तरीके से आगे का उनका कार्यक्रम रखा गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है कांगड़ा आने का? विचित्र। देखिए जैस्मिन, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये जो दौरा है बड़ा अल्पकाल का दौरा है, एक दिवसीय ये दौरा है। हालांकि आज शाम को यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कल जो है वो पूरा दिन कांगड़ा में ही रहेंगे और कांगड़ा के खासतौर पर पालमपुर में रहने वाले हैं। अब हम अगर शेड्यूल की बात करें तो किस तरह का शेड्यूल जो है वो हमारे पास आया है, उसमें जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये जो दौरा है उसमें बताया गया कि उनको क्या कुछ करना है। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि शाम को सीधे ही दिल्ली एयरपोर्ट से जो है गग्गल के एयरपोर्ट में जो है 5 बजे उतरेंगे और उसके बाद जो है वो कांगड़ा के लिए रवाना होंगे। हालांकि इस शेड्यूल में ये बताया नहीं गया है कि कांगड़ा में वो कहां जाने वाले हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है जैस्मिन, उसके मुताबिक जो है वो अपने सीनियर नेता और दिवंगत नेता जीएस बाली की जो धर्मपत्नी का भी हाल ही में निधन हुआ है, किरण बाली का, और अपने जो सहयोगी विधायक नगरोटा बगवा से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह बाली, उनकी माता जी का जो आकस्मिक निधन हुआ था, वहां पर जो है वो शोक संवेदनाएं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा सकते हैं, वहां पर बैठ सकते हैं और 7 बजे तक करीब 7 बजे तक वो वहीं पर रहने वाले हैं और वहां पर कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो धर्मशाला के लिए निकलेंगे और 7:30 बजे का शेड्यूल जो है वो धर्मशाला में सर्किट हाउस में रखा गया है, क्योंकि उसके अलावा कहीं उनकी ना तो मीटिंग है ना कोई बैठक, मतलब इस तरह से किसी से मेल मिलाप का कोई इसमें शेड्यूल में तय नहीं किया गया है और रात्रि विश्राम जो है वो सर्किट हाउस धर्मशाला में होने वाला है। दूसरे दिन की अगर बात करें तो दूसरे दिन जो है वो सीधे ही वो फिर 11 बजे निकलेंगे जो श्री श्री रविशंकर का जो कार्यक्रम है वहां पर, और उसके बाद सीधे 11:30 बजे पालमपुर का जो राज्य स्तरीय होली उत्सव चल रहा है जैस्मिन, वहां के लिए निकलने वाले हैं और पूरा दिन वहां पर रहने वाले। रात्रि विश्राम जो है वो पालमपुर में ही रहेगा और फिर 9 मार्च को जो है वो शिमला के लिए रवाना होने वाले हैं जैस्मिन। ठीक है विचित्र, आपने जिक्र किया कि पंडित श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम है धर्मशाला में, क्या है ये कार्यक्रम और सीएम सुक्खू के अलावा कौन से बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में नजर आ सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर जो है वो अमूमन यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि उनका यहीं पर जो है एक आश्रम भी है और इस आश्रम में अगर श्री श्री रविशंकर पहुंचे हुए तो उनका एक पहले से एक अलग से प्रोटोकॉल भी रहता है। वो अलग से अमूमन यहाँ पर वो अचानक से नहीं यानी लगातार नहीं आते हैं, वो कभी कभार ही आते हैं और उनका एक शेड्यूल तय होता है उनका भी, तो उसी में ही जो है वो क्योंकि मुख्यमंत्री भी उसी में जो है वो जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री वहां पर रहने वाले और श्री श्री रविशंकर भी वहां पर रहने वाले, तो ये एक शेड्यूल या प्रोटोकॉल के तहत जो है ये तमाम सारी चीजें वहां पर सुनियोजित पहले से ही की गई होंगी ताकि जो है वो मुख्यमंत्री भी जब कांगड़ा में आए तो वहां पर जा सकें। और दूसरा यह है कि जब मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे तो लिहाजा उनके साथ जो है जितने भी विधायक मौजूद रहेंगे, उसके अलावा जो प्रमुख अधिकारी जैसे कि एसपी डीसी जो है वो भी उनके साथ ही वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां पर मुलाकात करेंगे, लेकिन उनके साथ मुलाकात जो होगी वो पर्सनल होगी या जो है वो सार्वजनिक होगी, ये अभी इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि तमाम सारा जो पूरा कार्यक्रम है बिल्कुल अंदर खाते का उनकी ओर से नहीं बताया गया है। जी जैस्मिन। ठीक है विचित्र, नजर आप बना के रखिए किस तरीके से रहने वाला है सीएम सुक्खू का कल का ये कांगड़ा का दौरा। आपसे जानेंगे, फिलहाल के लिए हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए विचित्र शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी अब मोर्चा खोलने वाली है। आक्रोश रैलियों के जरिए विरोध जताएगी। आक्रोश रैलियां शेड्यूल की गई हैं, बीजेपी ने इसको लेकर शेड्यूल जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये रैलियां करेंगे। आज हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की रैली होनी है। जयराम ठाकुर की रैलियों का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। 13 मार्च को बीजेपी विधायक दल की रैली होनी है। ओक ओवर से राजभवन तक ये आक्रोश रैली निकाली जाएगी। राज्यपाल को ज्ञापन भी इसमें सौंपा जाएगा। तो भाजपा के तमाम बड़े चेहरे अब मोर्चा संभाले हुए हैं। डी नोटिफिकेशन को लेकर आक्रोश रैली का शेड्यूल जारी किया गया है। आज अपने गृह जिले हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ये रैली करेंगे। बीते दिनों आपको याद होगा कुल्लू में आक्रोश रैली निकाली गई थी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और अब डे बाय डे इसका शेड्यूल जारी किया गया है। आज हमीरपुर में ये आक्रोश रैली होगी।
वहीं 13 मार्च को बीजेपी विधायक दल की रैली होनी है। फिर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसी तरीके से तमाम रैलियां उनकी अध्यक्षता करेंगे। और आज की जो आक्रोश रैली है वो हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में रहने वाली है। कांग्रेस सरकार ने बंद एक्सप्रेस चलाई है, जिसमें 620 से अधिक कार्यालयों को डीनोटिफाई कर दिया गया और बड़ी जल्दी ही ये 300 से अधिक स्कूल भी डीनोटिफाई करने वाले हैं। उसको लेकर विधायक दल ने माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया था कि भाजपा जिला स्तरीय रोष रैलियों का आयोजन करेगी। उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने आज इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। जिला हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी इस जन आक्रोश रैली में भाग लेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत 10 तारीख को चंबा में विपिन परमार जी, देरा में अविनाश राय खन्ना जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 11 तारीख को नूरपुर में विक्रम ठाकुर जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। बिलासपुर में जयराम ठाकुर जी रहेंगे। सोलन में हमारे प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके उपरांत सुंदरनगर और मंडी संगठनात्मक जिला का एक कंबाइंड कार्यक्रम होगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक रोष रैली का आयोजन करेगी। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, डी नोटिफिकेशन की तलवार बहुत से सरकारी संस्थानों पर लटक रही है और उसी के मद्देनजर भाजपा लंबे समय से विरोध जता रही है और अब आक्रोश रैलियों की शुरुआत की गई है। उसको लेकर शेड्यूल भी जारी किया है। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल पाई है राजेंद्र? जैस्मिन, बिल्कुल भाजपा पूरी तरह से मुखर इस मुद्दे पर हो गई है और इस मुद्दे को जन तक ले जाकर भुनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है। इसकी शुरुआत आज होने वाली है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसकी शुरुआत हमीरपुर से करने वाले हैं। इसके अलावा उनका एक और कार्यक्रम रखा गया है। करीब 12 मार्च को वो सिरमौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। अब इस रैली की गंभीरता हम समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में संबोधन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी और प्रदेश की जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो रहने वाले हैं। सभी पूर्व मंत्रियों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो वर्तमान में विधायक हो, चाहे विपिन सिंह परमार हो या फिर विक्रम सिंह ठाकुर हो, तमाम मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद सभी को आदेश पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं कि वो उनके स्थानों पर, उनके क्षेत्र पर जहां भी जन आक्रोश रैलियां होगी उनमें शामिल हों और अपनी भूमिका निभाएं। ये गंभीरता भाजपा की इस मुद्दे को लेकर देखी जा सकती है और धीरे धीरे जैसे ही डीनोटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, तब से ही भाजपा ने एक रोड मैप बना दिया था। पहले बूथ स्तर पर सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया, छोटे छोटे प्रदर्शन बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर किए गए। उसके बाद धीरे धीरे अब जिला स्तर पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिनकी शेड्यूल उन्होंने पिछले कल जारी किया। और अब जो रैली का समापन है, जो इस पूरे आक्रोश कार्यक्रम का समापन है, वो 13 तारीख को राज्यपाल को जब ज्ञापन सौंपेंगे, तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं प्रदेश के, वो इसमें शामिल रहेंगे। अगर हम बात करें तो सिर्फ जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनको छोड़कर हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी, मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। और एक माहौल बनाने की भाजपा की तरफ से कोशिश की गई है कि ऐसे संस्थान जिन संस्थानों को बंद किया गया है वहां के लोगों को जोड़ा जाए। इसलिए सिग्नेचर कैंपेन बूथ स्तर पर किया गया और वहां के क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए, इसलिए जो आक्रोश रैली है वो मंडल स्तर पर की गई और अब इसको पूरे प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश है। और जैसे ही ये ज्ञापन सौंपा जाएगा उसके बाद फिर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो विधानसभा सत्र में भी ये जो डीनोटिफिकेशन वाला मुद्दा है ये बड़े स्तर पर उठने वाला है। ये आभास भाजपा के इसी प्रदर्शन से और तैयारियों से लग रहा है और ये धीरे धीरे हम देखेंगे कि अब धीरे बिल्कुल राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा प्रदेश में इन रैलियों के जरिए अब जो जिला स्तर
स्तर पर करने वाली है राजेंद्र, उन रैलियों के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश भाजपा यहां पर कर रही है डी नोटिफिकेशन को लेकर। लेकिन राजेंद्र ये भी समझना चाहेंगे कि जो डी नोटिफिकेशन को लेकर अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जो ये आदेश जारी किया गया है, ये कहां तक सही माना जाए सुक्खू सरकार का? क्योंकि कुछ डिसीजन बिना बायस होके मैं ये कह सकती हूं कि फेयर नजर आ रहे हैं। जहां पर स्कूल खोल दिए गए हैं लेकिन छात्रों की संख्या ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर उन स्कूल को खोलने का मतलब क्या है? तो ये कुछ फेयर डिसीजंस भी नजर आ रहे हैं। तो कहां तक हम सीएम सुक्खू के इस डी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को सही माने, जिसके खिलाफ बीजेपी अब लामबंद नजर आ रही है? जैस्मिन, हर पक्ष का अपनी राय है और अपने तर्क हैं, और तर्क सही भी दोनों पक्षों के लग रहे हैं। जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, तो अगर शिक्षण संस्थानों की बात करें तो एक जब रिपोर्ट आई थी और एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता तेजी से गिरी है, खासकर अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, और देश में सबसे अधिक जो कमी शिक्षा की गुणवत्ता में हुई थी वो पिछले 2 साल 2018-2019 में हुई थी। तो उसके बाद फिर वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया गया कि जो संस्थान बड़ी संख्या में खोल दिए गए हैं, जहां पे टीचर्स अधिक हैं, स्टूडेंट्स कम हैं, उनको बंद किया जाएगा। और एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि प्राइमरी स्कूल में कम से कम 10 स्टूडेंट होने चाहिए, मिडिल स्कूल में 12-15, इस प्रकार से कॉलेज में 65 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इससे कम वाले संस्थानों को बंद किया जाएगा। वहीं अगर भाजपा की तरफ से बात करें तो भाजपा की तरफ से ये कहना है कि ये रीत हिमाचल प्रदेश में है, जैसे ही संस्थान खुलते हैं तो पहली वर्ष में एडमिशनें कम होती है, लेकिन जैसे जैसे संस्थान पुराने होते जाते हैं संस्थान सुचारू रूप से चलते हैं। और एक तर्क उनकी तरफ से दिया गया कि पूर्व की वीरभद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश में जब कॉलेजेस खोले गए तो सिर्फ एक कॉलेज को भाजपा ने बंद किया, क्योंकि उस कॉलेज में एक भी एडमिशन लंबे समय तक नहीं हुई थी। इसके अलावा 16 कॉलेज वो जो जयराम सरकार वीरभद्र सरकार के बाद आई उन्होंने चलाई, और वो कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनमें एडमिशंस नहीं थी। तो ऐसे में इंतजार करना पड़ता है, जब मैच्योर डिसीजन होता है तब जो है तो वो एडमिशन ली जा रही है। दोनों पक्षों के निर्णयों को हम कहें तो दोनों के तर्क सही लग रहे हैं। अब प्रदेश सरकार वहां वित्तीय स्थिति का हवाला भी दे रही है, स्टूडेंट्स की संख्या का हवाला भी दे रही है, इसके अलावा प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या की, क्योंकि चाहे वो बिल्कुल राजेंद्र, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि प्रदेश की जनता का इन निर्णयों का प्रदेश की जनता पर क्या असर पड़ रहा है, ये विचार करने वाली बात है। राजेंद्र, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज से शुरू होगी बौद्ध धर्म गुरु हिज होलीनेस दलाई लामा की विश्वव्यापी टीचिंग्स। जी हां, 3 दिनों तक जातक कथाओं पर प्रवचन देंगे दलाई लामा। आज से 9 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। देश विदेश से धर्मशाला के मैक्लोडगंज दलाई लामा के अनुयायी पहुंचते हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे साल इंतजार किया जाता है, जिसके बाद 3 दिनों तक ये प्रसिद्ध कार्यक्रम शुरू होगा। देश विदेश से हिज होलीनेस दलाई लामा के अनुयायी यहां पहुंचेंगे उनकी टीचिंग्स को सुनने के लिए, और एक उत्सव भरा माहौल मैक्लोडगंज में देखने को मिलेगा। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, आज से मैक्लोडगंज में दूर दराज से देश विदेश से दलाई लामा के अनुयायी पहुंचेंगे उनकी टीचिंग्स को सुनने के लिए। किस तरीके का माहौल रहने वाला है और क्या कुछ इंतजामात नजर आ रहे हैं मैक्लोडगंज में खास तौर पर? देखिए जैस्मिन, पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये जो टीचिंग शुरू हो रही हैं ये कोई आम टीचिंग्स नहीं होती हैं, बल्कि ये वो टीचिंग्स हैं जो कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना उपदेश पूरी दुनिया को उस वक्त दिया था जब महात्मा बुद्ध की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में उस वक्त थी, जब वो खुद यहाँ पर थे। तो उन्हीं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को प्रवचन के तौर पर जो है आज खुद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जो है यहाँ पर देने वाले हैं। और हाँ, एक बात और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये यूं ही अनायास ही ये जो टीचिंग्स जो है वो दलाई लामा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके लिए बाकायदा जो है आग्रह किया गया है। और आग्रह किनकी ओर से किया गया है? ये किया गया है, ये रंगन तेग चेनलिंग एक मठ है, उसके साथ साथ मंगोलिया और इसके अलावा जो है उलान बटार और कई जो तिब्बतियन लामाज हैं उन्होंने स्पेशल विशेष तौर पर जो है वो अनुरोध किया है दलाई लामा से कि वो इस तरह की जो शिक्षा है, यानी लुइपा में जो कृष्णाचार्य और गंधपद की जो 3 परंपराएं हैं उसके तहत जो 3 चक्र सवर हैं उसके तहत जो है ये प्रवचन यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। और ये जो है अगले 3 दिन तक ये सब चलने वाला है। ये एक बहुत ही अनूठी दीक्षा प्रणाली रहेगी और इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम लोग आदिकाल में या महाभारत काव्य में पढ़ते हैं तो जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने जो दीक्षा ली थी अपने जो शिष्य थे, जिस तरह से
एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दिया था, और उसी तरह से उन्होंने अपने पांडवों और कौरवों से जो जिस तरह से दीक्षा ली थी, तो ठीक उसी तरह से ये भी दीक्षा का एक प्रणाली रहती है। और इसके लिए बाकायदा जो है ना केवल देश भर से बल्कि विदेशों से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो है उनके अनुयायी जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और हाँ, इसके लिए जो अभी प्रोसेस शुरू किया गया है वो ये रखा गया है कि जो ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज है, वहां पर जो तिब्बत होटल्स है, वहां पर जो भागसुनाग रोड पर जो ये होटल्स बना हुआ है, वहां पर बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन में कुछ चीजें जो बहुत अनिवार्य रखी गई हैं, जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी, यानी बाहर से कोई आ रहा है तो उसकी पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पर लगेगी। हाँ, जो धनराशि रखी गई है, रजिस्ट्रेशन की जो फी रखी गई है वो महज 10 रुपए है, और उसके लिए तांता काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। जातक कथाओं पर जो वो आज संक्षिप्त प्रवचन देंगे, उसके बाद बोधिचित्त समारोह जो है वो शुरू होगा, और अगले 3 दिन तक ये बोधिचित्त समारोह जो है वो चलने वाला है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर आएगा उसको मास्क पहनना बहुत अनिवार्य रहेगा। और इसके लिए जो है एक और खास और अहम बात यह है कि लंबे अरसे के बाद खुद दलाई लामा जो है सार्वजनिक तरीके से, और खास बात यह कि तिब्बतियन जो अपना नया साल मनाते हैं लोसर, उसमें जो है आशीर्वाद देने वाले हैं, और सार्वजनिक तौर पर अपने जो मुख्य बौद्ध मठ मंदिर है वहां पर आकर जो है इनके साथ जो है रूबरू होने वाले हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हजारों की संख्या में जो है अनुयायी देश और विदेश से पहुंचेंगे। और हाँ, 15 भाषाओं में जो है इसकी वेबकास्टिंग हो रही है। हिंदी को छोड़ दें तो 14 भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में जो है इसकी वेबकास्ट हो रही है, और बहुत सारे लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, खासतौर पर उन लोगों में जो दलाई लामा को अब सार्वजनिक तरीके से सामने देख पाएंगे, और वो लोग जो कि दलाई लामा को बहुत मानते हैं, उनमें गहरी आस्था है। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और अगले 3 दिनों तक यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। इसमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र, 3 दिनों तक एक बहुत बड़ा उत्सव का और मेले का माहौल मैक्लोडगंज में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, और जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये 3 दिनों का जो समय है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दाड़लाघाट के सुल्ली गांव में रौड़ी पंचायत के उप प्रधान जीतराम पर यशपाल नाम के एक शख्स ने गेंती से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है, और डंगे से कई फीट नीचे उन्हें गिरा दिया, ऐसा उनका कहना है। इस हमले में उप प्रधान जीतराम को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, और उन्होंने यशपाल के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है। यह मामला एम्बुलेंस रोड के निर्माण से जुड़ा हुआ है। रोड का निर्माण उप प्रधान करवा रहा है, लेकिन यशपाल उसे रोड के निर्माण से रोक रहा है, और इसको लेकर उसने उप प्रधान को जान से मारने की धमकी भी दी है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।